अस्सलाम वालेकुम सीरियटन में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है, सबसे पहले मौसम के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बाद एक अच्छे और पॉजिटिव मैसेज की तरफ आएंगे। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की, तो 16 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 9 डिग्रीज। अगर हम बात करें बारिश के हवाले से, तो अगले 24 घंटे में अमकानात हैं कि बिल्कुल हल्की सी 2 मिलीमीटर टू बी एग्जैक्ट बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन हो सकता है कि ये कुछ इलाकों में आपको बारिश देखने को मिले और बाकी इलाकों में आपको बारिश देखने को ना मिले। साथ ही साथ विजिबिलिटी की बात करें तो आज विजिबिलिटी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड है। 595 मीटर्स विजिबिलिटी है, बहुत ही कम है। तो अगर आप कहीं भी ट्रैवल करें, एक्स्ट्रा वक्त रखें अपने पास, और अगर कहीं देर से पहुंच रहे हैं कॉल करके बता दें, लेकिन स्पीड मत करें, ना अपना नुकसान करें ना किसी और का नुकसान करें। साथ ही साथ यूवी इंडेक्स की बात करें तो इस वक्त 0 है, बिकॉज ऑफ कोर्स आसमान पर बादल छाए हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेगा दोपहर के वक्त हो सकता है धूप देखने को मिले, तो अपने सन प्रोटेक्शन को लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। साथ ही साथ हवा की बात करें तो इस वक्त बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। आगे बढ़ते हुए एक पॉजिटिव मैसेज के बारे में बात करते हैं। एक पॉजिटिव ख्याल से इस दिन का आगाज करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। व अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इज़ा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा खरज मिनल खलाइ क़ाल गुफ़रानक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज का मेरा पैगाम ये है, जिंदगी के हर मोड़ पर नबी की सुन्नत को न छोड़ना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब बैतुल खला से बाहर निकला करते थे तो आप ये दुआ पढ़ा करते थे, गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अल्लाह, मैं तुझसे बख्शिश तलब करता हूँ। अब सवाल ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए, गलती क्या हुई है कि बाहर निकल कर आप फरमा रहे हैं, हे अल्लाह, मैं तुझसे मग़फ़िरत तलब कर रहा हूँ। उलमाए मुहद्दिसीन ने अजीब नुक्ता नक़ल किया, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर पर हमेशा अल्लाह का ज़िक्र जारी हुआ करता था। जब बैतुल खला में आप तशरीफ़ ले गए, इतनी देर आपकी ज़बान पे ज़िक्र जारी ना हो सका। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, तो मुझे मुआफ़ कर दें, मैंने इतनी देर तेरा ज़िक्र नहीं किया। देखे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मासूम ज़ात फिर भी ये जुमला कह रही है। हमें चाहिए हम भी कसरत इस्तिग़फ़ार किया करें। अल्लाह मुझे भी आपको भी कसरत इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। तो इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। और आपको पता है, हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि अपनी ज़िंदगी में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको एम्ब्रेस करते रहें, और बदलाव से कभी घबराना नहीं चाहिए। कोई भी उम्र हो, कोई भी वक्त हो, अगर कोई अच्छी आदत नज़र आती है, अपनी कोई आदत बुरी लगती है, लगता है कि कहीं पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हमेशा अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग बेहतर करते रहना चाहिए। आपको पता है, हम रेलवेज़ के हवाले से भी आपको अपडेटेड रखते हैं। अवैस हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम अवैस। मैडम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अच्छा अवैस, बताइएगा क्या सूरत हाल है आज रेलवेज की? धुंध की वजह से आज भी जो है वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर बेशतर ट्रेनें दाखिल से पहुंची हैं। शालीमार एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट लेट रही है। लाहौर से बराह रास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली काकरम एक्सप्रेस 3 घंटे लेट रही है। कराची से बराह रास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन 2 घंटे लेट रही है। रावलपिंडी से बराह रास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर का शिकार रही है। रावलपिंडी से बराह रास्ता कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस 4 घंटे 30 मिनट लेट रही है। मिलत एक्सप्रेस भी 3 घंटे 20 मिनट लेट रही है। लाहौर से बराह रास्ता कराची जाने वाली गौरी एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट लेट रही है। और पेशावर से बराह रास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस भी 3 घंटे लेट रही है। तो बेशतर ट्रेनें जो है वो ताखीर से स्टेशन पर पहुंची हैं और मुसाफिरों को इस सख्त सर्दी में जो है वो इंतजार की अज़ियत का सामना करना पड़ा है।
अच्छा, अवैस थोड़ा सा ये भी बताएगा कि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से क्या सूरत हाल है करंटली? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है वो ट्रेनों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। इसी हवाले से रेलवे का जो शोबा कमर्शियल है, यानी टिकटों का तमाम तर जो निज़ाम है वो निजी कंपनी के हवाले करने के लिए वजारत तवानी पावर डिवीजन ने रेलवे हेडक्वार्टर के अहकाम जारी कर दिए हैं कि तमाम तर जो टिकटों का निज़ाम है वो निजी कंपनी चलाएगी और 1 साल के लिए जो है वो निजी कंपनी के हवाले किया जाएगा। उसमें ये देखा जाएगा कि किस तरह से अगर प्राइवेट कंपनीज टिकटों का दारोमदार संभालती हैं तो वो किस तरह से जो है वो ट्रेन को चला पाएंगी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैसे इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना किस तरह से रेलवेज आज भी ताखीर का शिकार है, और हमने हमेशा यही चाहा है कि हमारी गवर्नमेंट और इदारों की तरफ से एक्चुअली में वक्त की पाबंदी का दस्तूर बनाया जाए। इस चीज़ को मामूल और आम होना चाहिए कि ट्रेनें वक्त पर निकले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक मुल्क की जो पब्लिक है उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, और चाहे आप वो इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे हों, चाहे आप आउटसाइड सिटी ट्रैवल कर रहे हों, बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वक्त पे चले, वक्त पे पहुंचे और अच्छे आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं और आपका सफ़र आराम वाला हो, ना कि इतना मुश्किल हो कि आप वहाँ पहुँच के जो भी काम करने जा रहे हैं, चाहे वो कुछ कई दफ़ा बड़ी ज़रूरी काम होते हैं, फैमिली से रिलेटेड, पर्सनल या करियर रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, और हर किसी का ये हक है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको आसानी से ना सिर्फ अवेलेबल हो लेकिन वक्त पर भी चले और वक्त पर पहुंचे भी आगे। आपको पता है हमेशा हम बात करते हैं फैसलाबाद शहर के इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के हवाले से, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से भी बात करते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके मसाइल, आवाम के मसाइल हम इदारों तक, गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे सिटी 41 का और फैसलाबाद के शहरियों का बहुत ही गहरा ताल्लुक है, और हमारा यही फ़र्ज़ है कि आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट भी करें और साथ ही साथ कोशिश करें कि उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेकर आएँ। और डिस्कशन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर पाएंगे? हमारा तो यही बिलीफ रहा है हमेशा से। और आपको पता है फैसलाबाद शहर के अगर क्लोथ मार्केट के वाले से बात करें तो बहुत ही प्रोमिनेंट हमारा इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे फिर वो बिजनेस ओनर्स हों, चाहे फिर वो लेबरर्स हों जो कि काम करते हैं, अपने घर का खर्च चलाते हैं मार्केट से जुड़कर। लेकिन महंगाई की सूरत हाल एक तरफ हमें काफ़ी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ टैक्सेस के हवाले से भी बात करें तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ओवरऑल इंडस्ट्री को बाइंग पावर तो नहीं बढ़ रही लेकिन रेट्स आसमान को छूते हुए नजर आ रहे हैं। कब एक ऐसा वक्त आएगा कि हमारे मुल्क में सबके लिए आसानियां पैदा होंगी, लेकिन आज का फोकस हम रखेंगे इसी हवाले से। तो मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ हमारे गेस्ट से। तो सबसे पहले फजील अहमद हमारे साथ मौजूद है। हमारे फजील आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज हमें ज्वाइन किया। साथ ही साथ अब्बास हैदर शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं सिटी क्लॉथ बोर्ड रजिस्टर के। तो आपको भी वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी हमें ज्वाइन करने के लिए। और आपको पता है कि डिफरेंट इशूज़ के और एस्पेक्ट्स के हवाले से हमारी हमेशा कोशिश रही है फजील के हम लोग डिस्कशन करें, मंजर आम पर इशूज़ को लेकर। अगर हम क्लॉथ मार्केट की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, क्या इशूज़ हैं जो कि इंडस्ट्री को फेस करने पड़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमा, देखें फैसलाबाद की जो सबसे अहम इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। जैसे जो फैसलाबाद के घंटा घर के 8 बाज़ारों में मार्केट्स हैं, क्लॉथ मार्केट्स, उनकी अगर बात की जाए तो आजकल जो इश्यूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा ये हैं कि जी कीमतें कपड़े की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं लेकिन डिमांड बहुत कम है। हालांकि हमेशा से ऐसा होता है कि जब डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर अब उल्टी चीज़ चल रही है कि कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं और डिमांड भी नहीं। डिमांड क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो मुतासर हो चुकी है। अब अगर कोई बंदा है वो 1000 रुपये रोज़ाना के कमाता है तो उसका अपने घर का गुजारा नहीं होता तो वो कपड़े को तरजीह नहीं देता। वो पहले ये कहता है कि मैं अपना घर चला लूँ, अपना चूल्हा चला लूँ, उसके बाद जो कपड़ा है वो ख़रीदने के लिए जाऊँ। ये सबसे बड़ी वजह है कि जो कपड़े का कारोबार मुतासर हो रहा है, उसकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, क़ुव्वत ख़रीद भी मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से जो पिछले साल की निस्बत 2021 जो गुज़रा है वो और 2020 जो उसकी एवरेज आई थी, शेख साहब बैठे हैं कि जी 40% कपड़े की कीमतें बढ़ चुकी थी और 60 से 70% उसकी सेल कम हो चुकी थी। ये कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर रहे 2021 में। और अभी देखें आप, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। मिनी बजट हुकूमत की जानिब से पेश किया गया, उसमें भी टैक्सेस लगाए गए हैं, और जब टैक्सेस लगेंगे वो किसी भी चीज़ पे हों तो एट दी एंड आवाम पे बोझ पड़ता है, महंगाई बढ़ती है।
तो इससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। क़ुव्वत ख़रीद जो पहले जो लोग ख़रीद सकते थे वो अब उनकी भी क़ुव्वत ख़रीद मुतासर होगी। तो इससे कारोबार अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर मुतासर होंगे। और कपड़े का कारोबार ख़ास तौर पर, हालांकि लोगों की ये तरजीह होती थी कि वो अच्छा कपड़ा पहने, जूता अच्छा पहने, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आपके कपड़े और जूतों से पहचाने जाते हैं आप, अगर वो अच्छे पहने। लेकिन अब ये तरजीह नहीं रही लोगों की, और ये महंगाई की वजह से है कि महंगाई बढ़ चुकी है। और महंगाई ने इस हद तक लोगों को डिस्टर्ब कर दिया है कि वो अपने अब जूती कपड़े को छोड़कर सिर्फ अपने पेट का सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों का पेट पाल लें, जूती कपड़ा बाद में है। हालांकि ये तरजीह होती थी लोगों की, लेकिन अभी हालात ऐसे गवर्नमेंट ने पैदा कर दिए हैं कि वो चाहे आम आदमी हो, वो कारोबारी तबका हो, वो मज़दूर हो, हर कोई परेशान है कारोबारी हालात से। और कपड़े की मार्केटों में अगर आप जाकर देखें, वहाँ पर लोगों से बात करें, तो यकीन करें हर जो भी मार्केट है 8 बाज़ारों के अंदर, हर मार्केट में आपको 2 से 3 लोग ये बताएंगे कि जी 4 या 3 या 2 लोग जो कारोबार छोड़कर चले गए हैं दिवालिया होकर। ये नहीं कि वैसे डर के खुद को सेव करके, नहीं, दिवालिया होकर चले गए इन पिछले 2 से 3 सालों। एंड ऑफ कोर्स ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू आपने फजील हाईलाइट किया है, जहाँ पर लोग मुसलसल तौर पर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं इसी रीज़न की वजह से। अगर मैं अब्बास साहब आपसे यही क्वेश्चन पूछूं कि स्पेशली अगर हम क्लोथ मार्केट की बात करते हैं, आप बोर्ड पर ऑफ कोर्स आपका कनेक्शंस भी हैं, लोगों के साथ बातचीत भी होती है, क्या इश्यूज हैं सिवाय महंगाई के, या महंगाई सबसे बड़ा इशू है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी 41 का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने छोटे ताजरों के मसाइल पर आज यहाँ पर मुझे दावत दी है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट आई है, इसका नारा था कि महंगाई को कंट्रोल करना है, नौकरियाँ देनी हैं, और ये ख़ास तौर पर गरीब आवाम के लिए जो है घरों का इन्होंने फराहमी करनी है। मगर बदकिस्मती देखें, बात यह है कि जब से ये आई है गवर्नमेंट, तब से जो है ताजर जो है वो पिस चुका है। हमारी मईशत जो है, पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाही के दहाने पे इस वक्त खड़ी है। पाकिस्तान जो है इस वक्त मकरूज से मकरूज तर होता जा रहा है। फैसलाबाद में 70% देख लें कपड़े का कारोबार है, मगर यहाँ पर देखें कि ताजर को किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और महंगाई में इतना इजाफा हो चुका है, पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में इतना इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से आम दुकानदार जो है वो सरवाइव नहीं कर पा रहा। एक जो गरीब हमारे पास मुलाजम है, अगर उसके घर का बिल देख ले, अगर इस दफ़ा 2000 रुपया गैस का बिल आया तो नेक्स्ट मंथ उसको तवक्को ही नहीं है कि मुझे 2000 आना है, 4000 आना है, 6000 आना है। जितना दिल करता है उतना उसको बिल आ जाता है। बिजली के बिलों को देख ले, पिछले माह इतने बिलों में इजाफा हुआ है कि 22 यूनिट का बिल है और 8000 रुपया उसका रेट आया है, क्योंकि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जितने मर्जी पैसे डाली जा रहे हैं। इस हवाले से मैं कहूंगा कि फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है इस वक्त तकरीबन 50% से ज्यादा जो है वो बंद हो चुकी है। पावर लूम्स बंद हो गई हैं, साइजिंग बंद हो गई हैं, और जो प्रोसेसिंग के हमारे अदारे हैं, डाइंग यूनिट्स हैं, वो भी बंद हो रहे हैं। क्या वजह है कि मार्केट में कस्टमर नहीं है, कपड़े की कीमतों में इजाफा हो रहा है मगर यहाँ पर कस्टमर नहीं है। इन्होंने अभी तक दुकानदारों के लिए कोई ऐसा, यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे जो कारोबार जो है वो खुशहाली की तरफ जाए, मगर इसी तरफ तवज्जो है कि हमने इंडस्ट्री बंद करनी है और दुकानदारों का कैसे हमने वो जो है कारोबार खराब करना है। यहाँ पर हम जब से देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखी है, नून लीग की और पीटीआई की अब गवर्नमेंट देखी है, इस वक्त इस हुकूमत में जितना जो ताजर पिस चुका है, मैंने कभी भी किसी दौर में पिसते नहीं देखा। और जितने बहरान का शिकार इस वक्त मैंने अपने दुकानदार को देखा है, मैंने किसी दौर में भी नहीं देखा। फजील, इसी बात को आगे अगर हम डिस्कशन में लेकर जाएं, अगर आज का ताजर इतना पिसा हुआ है, आगे चलते हुए वक्त में तो सिर्फ चीज़ें और पूरी होती हुई नजर आएंगी। गवर्नमेंट की कोई स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, या अगर इलेक्शंस होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है, क्या स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे? देखें, जो नई गवर्नमेंट आएगी अभी तो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट आती है वो कोई ना कोई अपना
मंशूर पहले देती है कि जी ये हम लेकर आ रहे हैं आवाम के लिए, कारोबारी तबके के लिए। तो अभी तो इलेक्शन की गहमा गहमी नहीं है और ना ही कोई मंशूर है, लेकिन जो पीटीआई का मंशूर था वो अब कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। जैसे शेख साहब ने बात की है कि वो सिर्फ कारोबार तबाह करने पे तुले हैं, ऐसी भी बात नहीं है, वो जानबूझकर नहीं कर रहे। आप ये समझें कि उनसे हो कुछ नहीं रहा, उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, लेकिन पॉलिसीज कैसे क्या बनानी है। वजह है कि क्यों समझ नहीं आ रहा? क्या देखें, जब आपको किसी चीज का इल्म नहीं होगा, आप कोई स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं बैठाएंगे जो जिन्होंने मार्केट में रहना है, जिन्होंने कारोबार करना है, जिनको पता है हर चीज का, जब आप उनको साथ नहीं बैठाएंगे, आप खुद से बैठ के फैसले करेंगे। अब मैं हूं, मैं बैठ के खुद कोई फैसला कर दूं किसी भी पॉलिसी का, वो छोड़ दें ऊपर के लेवल की, मैं ताजरों की सियासत में जाकर कोई फैसला कर दूं, मुझे तो नहीं पता, ना मुझे इनके जो मार्केट्स के इशू हैं ना उनका पता है, ना इनके आपस में जो इश्यूज हैं उनका पता है, मैं कैसे फैसला कर सकता हूँ। अब जब आपने कारोबार के हवाले से कोई, वो लोकल इंडस्ट्री हो, वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हो, जब भी कोई फैसला करना है आप स्टेक होल्डर्स को साथ बैठाएं। और ये हमेशा से मुतालबा भी रहा है कारोबारी तबके का कि हमें साथ बैठाकर फिर फैसला किया जाए, और जो भी फैसला करना है उस पर पहले कमेंट्स लिए जाएं कारोबारी तबके के। जब वो अपनी कोई राय देंगे उसके बाद फैसला किया जाए, वो फिर ज़्यादा सूदमंद होगा कि आप अकेले बैठकर फैसला कर लें। अब पीटीआई की गवर्नमेंट के हालात यही हैं कि वो खुद से फैसले कर रही है, कुछ उनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे करवानी है। वो खुद से फैसले करके थोप रही है और उसके उल्टे जो नुकसानात हैं वो अभी जाहिर होते जा रहे हैं। 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, चौथा साल शुरू हो चुका है, और आप देख लें कि वो जो भी फैसला करते हैं उसका कोई ना कोई नुकसान जो है वो सामने आ जाता है, जिसमें आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो तो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। जैसे शेख साहब ने बताया कि 50% साइजिंग और लूमें बंद हो चुकी हैं। तो आप सिर्फ ये ना देखें कि वो फैक्ट्रियां बंद हुई हैं तो उनके मालकान जो हैं उनका रोजगार या उनका कारोबार तबाह हो रहा है, उनसे जुड़ा जो लाखों तादाद में मजदूर तबका है उनके क्या हालात होंगे, जो रोजाना की बुनियाद पर कमाकर अपने बच्चों को खिलाते थे, वो तो समझे बेरोजगार हो गए, वो तो गुर्बत की चक्की में और पिस गए ना। अब वो क्या करेंगे फिर? आखिर एट दी एंड पेट के लिए कोई भी बंदा जो है वो फिर नहीं सोचता कि ये काम 1 नंबर है या फिर 2 नंबर है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जब उसके बच्चे उसके सामने रो रहे हों भूख से, तो उसने कुछ ना कुछ तो अपने बच्चों के लिए करना है। अगर स्पेशली जिस तरह से वजीर ने मेंशन किया कि स्टेक होल्डर्स को कभी साथ नहीं मिलाया जाता, क्या ये बात सच है? क्योंकि सुनने में तो यही आता है कि मीटिंग्स हुई, साथ बैठकर बातचीत हुई, क्या फिर भी कुछ डिस्कशन में कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो कि ऐड नहीं हो पाती? जी, ये गवर्नमेंट को आए 3.5 साल का अरसा हो चुका है, मगर हमारी ताजरों की कमेटियां जो हैं FBR फैसलाबाद में भी होती थी, FBR इस्लामाबाद में भी होती थी, और दीगर जगह पर हमारे साथ हमेशा मुशावरत के लिए हमें बुलाया जाता था। जिस तरह अब NCOC के फैसला जात होते हैं और इसके साथ साथ FBR के मुतलका जो फैसलाबाद की FBR और इस्लामाबाद की FBR के मुतलका हमें मीटिंग्स में बुलाया जाता था। मगर अब देखें कि 3.5 सालों से हमारे जो छोटा ताजर है उसको नज़रअंदाज कर दिया जा चुका है। हमें किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। खा FBR के बहुत बड़े इश्यूज पर फैसला जात हों, वो बंद कमरों में फैसला जात हो जाते हैं और अवाम पे जो हैं वो नाफज कर दिए जाते हैं। इसी तरह देखें कि POS के हवाले से भी आपने देखा है कि छोटे दुकानदारों के ऊपर जो POS पॉइंट ऑफ सेल जो लगाया गया है, उससे जो है वो कैसे वो सरवाइव करेगा, उसका कारोबार ही नहीं है। वहाँ पे आप पॉइंट ऑफ सेल भी लगा रहे हैं, सारा कुछ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से देखें हमारा जो छोटा ताजर है वो इस वक्त जो है तबाही के दहाने पे आ चुका है। जब बिजनेस नहीं होगा और यहाँ पर काम नहीं होगा तो उस मशीनों का क्या फ़ायदा? हमारा मजदूर इस वक्त बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, तबाही की तरफ जा रहा है। हमारी 50-60% इंडस्ट्री इस वक्त बंद है। इन्होंने कहा था हम नौकरियां देंगे, हम घर देंगे, मगर नौकरियां तो छीन ली गई हैं, घर भी छीन लिए गए हैं।
तो मैं कहूँगा कि इनको ताजरों को जो है कमेटियों में शामिल किया जाए, ताकि उनके साथ जो है मुशावरत का अमल जारी रहे और जिससे जो है बेहतर फैसले हो सके। अगर खुद अपने तौर पर फैसले करेंगे तो वो मेरे ख्याल से मुशावरत के बगैर जो फैसले होंगे वो बेहतर नहीं होंगे। बिल्कुल जी, मजीद भी गुफ्तगू करेंगे लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिटी एच में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज स्पेशली फैसलाबाद शहर के क्लॉथ मार्केट के हवाले से बात कर रहे थे। क्या इश्यूज़ हैं, क्या मसाइल हैं जिनका ताजरों को सामना करना पड़ रहा है, और आखिर क्या वजह है कि डिमांड डिक्रीज़ होती जा रही है, और साथ ही साथ प्रोडक्शन इश्यूज़ हो रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ गई हैं, और बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली क्लॉथ मार्केट को ही ऑल टुगेदर छोड़ दिया है। जब एक बिजनेस पे आप काम करते हैं सालों साल अपनी पूरी जिंदगी, तो ये कभी नहीं सोचते हैं कि रिटायरमेंट के करीब आके, एक सर्टेन उम्र के करीब आके आपको जीरो से दोबारा शुरू करना पड़ेगा, और ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। आखिर स्टेक होल्डर्स के साथ जब गवर्नमेंट बैठती भी है, बात भी करती है, फिर कहाँ पर कमी रह जाती है या रह रही है कि चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं बल्कि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। फजील, अगर स्पेशली क्लॉथ मार्केट के हवाले से बात करें, कितना बड़ा इशू है जो कि आगे चलते हुए क्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? स्पेशली क्या और भी लोग ये बिजनेस छोड़ते हुए नजर आएंगे? देखें, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लोग बिज़नेस छोड़ें, क्योंकि जब तक आपके मुल्क में बिज़नेस चलता है तो आपका मुल्क जो है वो खुशहाल रहता है, क्योंकि आखिरकार जो टैक्सेस हैं वो कारोबारी तबके ने ही देने होते हैं। जो आपके सैलरी पर्सनस होते हैं मुल्क के, वो इतना टैक्स नहीं देते जितना आपका जो एक बिजनेसमैन है वो टैक्स देता है। जब तक आपका कारोबार जो है वो चलता रहेगा, टैक्सेस मुल्क को आते रहेंगे, रेवेन्यू आता रहेगा, तो मुल्क खुशहाल होगा। लेकिन आपकी पॉलिसीज़ बेहतर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं कि आपके जो ताजर हैं, आपका छोटा कारोबारी तबका हो, बड़ा हो, सनतकार हो, वो सब ही ऐसे मतलब खुल के कारोबार करें मार्केट के अंदर। ऐसा ना हो कि कल को ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए कि जो आपकी छोटी इंडस्ट्री है, जो आपकी एसएमई है, वो बंद हो जाए, जो कि सबसे ज़्यादा आपकी मईशत में, आपकी जॉब्स देने में अहम किरदार अदा कर रही है आपके मुल्क के अंदर। तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। लिहाजा हमारी जो हुकूमत है, हुकूमती नुमाइंदे हैं जो असम्बलीज़ में बैठे हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करें। सबसे पहले आसान इसका हल ये है कि आपके जो असम्बली में बैठते हैं लोग, वो अपने अपने हलकों में देखें कि कौन कारोबारी लोग हैं, उनको वो बिठा के, अगर आपने नहीं किसी फोरम पे उनको बुलाना, तो कम से कम वो एक एक बंदा ही अगर अपने अपने हलके के लोगों को पूछ ले उनके मसाइल कि क्या क्या मसाइल हैं, इनको कैसे हल करना चाहिए, वो जाके अगर असम्बली में उनको पेश करे तो यकीन करें कि वो बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। लेकिन बात ये है कि जब तक आपने कुछ करना नहीं है, कुछ स्टेप नहीं लेना, तो फिर कुछ भी मुमकिन नहीं है। फिर अच्छे की बेहतर उम्मीद अच्छे की नहीं हम रख सकते। बिल्कुल। कोविड-19 के हवाले से बात करें तो वी ऑल नो कि 5th वेव की प्रिडिक्शन की जा रही है। हो सकता है कि हमें नेक्स्ट 1 या 2 महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी कोविड-19 की अगली वेव देखने को मिले। स्पेशली मार्केट के हवाले से बात करें, रश हम सब जानते हैं, जो मर्जी हो, चाहे लोग खरीदने आते हैं, काम करने आते हैं, लेकिन रश हमेशा हमें देखने को मिलता है। क्या इकदाम किए जा रहे हैं शॉपकीपर्स के हवाले से, बिजनेस ओनर्स के हवाले से, कि कोविड-19 के स्प्रेड में कमी लाई जा सकती है? 2020 से देखेंगे, मार्च 2020 से फैसलाबाद में जब लॉकडाउन इन्होंने लगाया गवर्नमेंट ने, तो फैसलाबाद की ताजर बरादरी, क्या मैं कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान की ताजर बरादरी ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं अपने इस प्यारे वतन के लिए, अपने इस मुल्क के लिए, अपने फैसलाबाद के लिए। देखें कि फैसलाबाद में जो ही इंतज़ामिया ने जो जो SOPs जारी किए, ताजरों ने उस पर मनोअन अमल दरामद करवाया है। खा उनको मुशावरत में किसी किस्म की शामिल नहीं किया गया, मगर फिर भी उन्होंने जो जो वो अलामियाँ जारी करते थे उस पर ताजरों ने मुकम्मल जो है उस पर अमल दरामद कराया। खा फेस मास्क का हो, सैनिटाइज़र के हवाले से, सोशल डिस्टेंस के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि ताजर बरादरी ने पूरा साथ दिया। और जो ही लॉकडाउन भी लगाया तो लॉकडाउन में भी उन्होंने मुकम्मल कॉपरेट किया है। तो अब भी अगर खुदा न खास्ता अगर ये वेव थोड़ी सी बढ़ती है, और इंशाल्लाह ताजर बरादरी जो है अपनी हुकूमत के शाना बशाना होगी। और आप देखें कि पाकिस्तान के हवाले से जब भी कभी आफात का सामना होता है
जल्जला हो, सैलाब हो या कुछ भी हो, ये ताजर बरादरी जो है हर कुर्बानी में आपके सामने फ्रंट फुट पे होती है और कभी भी ये खैरात करने से, किसी किस्म के डोनेशन देने से ग्रेज नहीं करती। यही ताजर बरादरी जो है फ्रंट फुट पे आके अपने मुल्क ये अमदादे भी दे रही होती है, सारा कुछ कर रही होती है। इनको चाहिए कि ताजर बरादरी के लिए ऐसे ताजर जो है वो मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत की मानंद होता है, मगर ताजरों को इस वक्त फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। मैं कहूँगा कि ताजरों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए इन्हें। फजील, कोविड-19 के हवाले से बात करें, आगे चलते हुए किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए जो कि अगर अभी से शुरू की जाए तो आने वाले वक्त में हम लोग इस क्राइसिस को, जो कि ऑलमोस्ट आपको पता होगा यूके के अंदर अगर हम बात करें, अगर हम डिफरेंट कंट्रीज के अंदर दुनिया में बात करें, ऑलरेडी कोविड-19 और ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज आ चुके हैं। किस तरह से बेहतर प्लानिंग की जा सकती है? देखिए फातिमा, हमेशा से अगर आप फ्यूचर प्लानिंग पहले से कर लेते हैं तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। जब आप कोई ताला की तरफ से कोई आफत आती है तो तब कोई प्लानिंग करते हैं तो फिर वो इतनी कामयाब नहीं होती। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे आएँ कि कोरोना की सूरत हाल बढ़े। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला महफूज रखे हमें भी, दूसरे ममालिक को भी, क्योंकि हर मुल्क के अंदर इंसान ही बसते हैं। इंसानियत के लिए दुआ करनी चाहिए सबके लिए। लेकिन आपको गवर्नमेंट को अब फ़ैसले ऐसे करने चाहिए कि अगर सूरत हाल ख़राब होती है आने वाले वक्त में तो उसके लिए पहले से प्लानिंग होनी चाहिए, लोगों को तैयार करें उस हवाले से। अभी से आप कोई ऐसे सख्त फ़ैसले लें कि लोग मास्क पहनना शुरू कर दें, मार्केट्स के अंदर जाएं तो सैनिटाइज़र हाथों को लगाकर जाएं, मास्क पहन के जाएं, फासला जो है वो उसको बरकरार ला कि जब आप SOPs पर अमल करेंगे तो यकीनी तौर पर आप ख़ुद को भी महफूज रखेंगे, दूसरों को भी महफूज रख सकेंगे। और ख़ास तौर पर जो हमारे शहर की मार्केट्स हैं उनके लिए जो भी SOPs आपने देने हैं वो पहले से दे दें, और वो हालात ख़राब हों या बेहतर हों वो SOPs जो हैं उन पर अमल दरामद होना ज़रूरी है। ये आपने पहले से फ़ैसले करने हैं, ना कि कोई जब चीज़ आपके सर पे आ खड़ी हो फिर आप फ़ैसले करें, इजलास बुलाएं, उधर लोगों को बिठाएं, फिर कहें कि जी हमने क्या फ़ैसला करना है, इससे कैसे बचना। नहीं, आप पहले से प्लानिंग करने कि हमने कैसे ख़ुद को सेफ रखना है, कैसे हमने अपनी मईशत को चलते रहना है। देखें कि पहले भी अच्छे फ़ैसले हुए थे, बेशक एन वक्त फ़ैसले हुए लेकिन अच्छे फ़ैसले कर लिए गए थे, जिससे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान में जो कोरोना है उसका फैलाव भी कम रहा पूरी दुनिया की निस्बत, और आपकी इंडस्ट्री भी चलती रही, आपकी मईशत उन दिनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई। तो अब आप अगर फ्यूचर से पहले ही उसको प्लान कर लेंगे चीज़ों को तो उससे भी आप बेहतर तरीके से बच भी सकेंगे इस वबा से, और आपकी जो मईशत है उसका पहिया भी चलता रहेगा। लिहाजा लोगों को तैयार करें, लोगों को सख्त फ़ैसले दें कि जी आपने मास्क के बगैर मार्केट में नहीं निकलना। स्कूलों के अंदर आपने बच्चों को क्लासेस हो रही हैं, चाहे आपने उसको 50% हाज़िरी के साथ कर दिया, लेकिन वो भी मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें ताकि इस वबा से बचा जा सके और हमारा मुल्क जो है वो महफूज रह सके। बिल्कुल, क्योंकि कोविड-19 के हवाले से बात कर रहे हैं तो एक और सवाल जो कि माइंड में आता है, स्पेशली इस बदलती हुई इन्वायरमेंट में, नॉर्मल में, जहाँ पे सेफ रहना उतना ही ज़रूरी है, कुछ वक्त पहले से लेके अगर अभी का कंपैरिजन करें इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी में, स्पेशली क्योंकि हमारा फोकस मार्केट पर है, क्या कोविड-19 एक रीज़न रहा है अनसक्सेसफुल होने की वजह से? नहीं, यहाँ के जो है NCOC के फैसला जात के मुताबिक जो है यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी कंट्रोल रहा है, जिसकी वजह से कोरोना, अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने शुरू में जब इकदाम किए हैं 2020 में, जब इन्होंने इकदाम किए हैं फैसलाबाद में, देखें रज़ाक दाऊद साहब फैसलाबाद चैम्बर में जब आए, उन्होंने इंडस्ट्री के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट किया। जो आम दुकानदार को या आम बंदे को यूनिट बिजली का 20 रुपए का उस वक्त पड़ रहा था, उन्होंने इंडस्ट्री के लिए वो यूनिट 11 रुपए का कर दिया था, जिससे हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गई। और पूरे मुल्क में देख लें कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री वो पहले नंबर पर आना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो तरक्की की तरफ गामजन है, और पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से
पाकिस्तान में चाहे एम्ब्रॉयडरी की मशीनें थी, चाहे प्रोसेसिंग की मशीनें थी, चाहे लूम की मशीनें थी, वो इंपोर्ट हो रही थी। आपने देखा है कि पीछे अदवार में जो है ये मशीनें तोल के बिकती थी, 40 रुपए किलो टमाटर होते थे और 40 रुपए किलो लूम बिकती थी। मगर इनके इकदामात इतने अच्छे थे कि जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है बहुत ऊपर जा रही थी। कारीगर जो है उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था। ये 6 माह 2020 में 6 माह बड़ा अच्छा इंडस्ट्री के लिए रहा है। मगर इन्होंने वही फैसिलिटियां दोबारा से वापस ले ली और इस वक्त देखें जो 11 रुपए वाला बिजली का यूनिट था वो आज 35 से 40 रुपए का हो गया, जिसकी वजह से जो है हमारी इंडस्ट्री जो है वो काफी हद तक तबाही की तरफ जा रही है। फजील, क्योंकि ऑफ कोर्स रिलीफ के हवाले से अगर बात की जाए, रिलीफ दिया तो गया लेकिन उसको कैरी ऑन नहीं रखा गया। कितना अरसा रखते हैं? ऑफ कोर्स आपको वापस तो लेकर आना था चीज़ों को। कहाँ पर परमानेंट जो एक रिलीफ दिया जा सकता हो, प्राइसेस में एक परमानेंट कमी लाई जा सकती हो, कैसे प्लान आउट कर सकते हैं? देखें, ये चीज़ें हमेशा से ये रहा है कि आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जब तक नहीं अपनाते, आप पहले ही ऐसा फैसला करें कि आप उसको वापस ना लें या आपको वापस ना लेना पड़े। अगर आपने फ़र्ज़ करें 4 से 5 रुपए रिलीफ दिया था तो आप 3 रुपए दे देते, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है आपकी 1 या 2 साल के लिए होती। तो अगर 1 या 2 साल के लिए जो चीज़ होती है उसमें फिर आप यकीन करें कि लोगों को पता होता है कि हमने करना क्या है। अब जब 6 माह के बाद आपने वापस ले लिया तो लोगों को तो ज़हनी तौर पर यही था कि हमें रिलीफ दिया गया, वो उस हिसाब से अपना कारोबार लेकर चल रहे थे। लेकिन जब अचानक से वापस हो गया वो रिलीफ तो उससे इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, इंडस्ट्री उसकी वजह से बंद होना शुरू हुई। जैसे शेख साहब ने रज़ाक दाऊद की बात की है, तो वो उनके फैसले बेहतर क्यों थे इंडस्ट्री के लिए? क्योंकि वो खुद इस चीज़ को समझते हैं और वो इससे ताल्लुक़ रखते हैं। यही वजह है कि एक बंदा जिसका खुद ताल्लुक़ इंडस्ट्री से हो, वो खुद सनतकार हो, वही अच्छे फैसले कर सकता है इंडस्ट्री के लिए, ना कि कोई और बंदा जो थर्ड पार्टी जिसको पता ही नहीं हो सनतों के बारे में, कारोबार के बारे में, वो कैसे फैसला ले सकता है? वो फैसला तब ही अच्छा लेगा जब वो कारोबारी लोगों के साथ बैठेगा, उनकी राय लेगा। तो रज़ाक दाऊद साहब ने बेशक बहुत अच्छा काम किया इंडस्ट्री के लिए, लेकिन जितनी देर उन्होंने किया है, जब उनके साथ कुछ और लोग आकर मिलना शुरू हो गए या कोई प्रेशर उन पे आना शुरू हो गया तो फिर वही चीज़ें जो हैं वो रिवर्स होना शुरू हो गया। बिल्कुल, मजीद भी गुफ्तगू करेंगे लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे क्लोथिंग इंडस्ट्री के, जहां पर एक तरफ चीज़ें कुछ वक्त के लिए 2020 में बेहतर होती नजर आई कोविड-19 के साथ, वहीं पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वही रिलीफ वापस ले लिया गया एंड ऑफ कोर्स उसी से क्लोथिंग इंडस्ट्री दोबारा से उसी मुकाम पर आगे जहाँ पर पहले खड़ी थी। एंड अगर हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, शायद उनके लिए आज भी आसानियाँ पैदा की जा रही हैं टेक्सटाइल पॉलिसीज़ के थ्रू, डिफरेंट पॉलिसीज़ और रिलीफ के थ्रू, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हमारा एसएमई सेक्टर भी उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है? अगर अब्बास साहब मैं आपसे यही चीज़ पूछना चाहूँगी, क्या एसएमई सेक्टर ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, नेग्लेक्ट हो रहा है? बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से जो है वो इग्नोर किया जा रहा है, कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। ये मैं कहूँगा कि ये इंडस्ट्री जो है या छोटा ताजर जो है, छोटा दुकानदार जो है, यही मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत होता है और यही मैं कहूँगा छोटा ताजर जो है सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला है। तो अगर इनको इग्नोर किया जाएगा तो मेरे ख्याल से वो खुशहाली की तरफ नहीं जा सकेगा। मैं कहूँगा कि हमारा ताजर जो खुशहाल होगा तो इंशाल्लाह ये मुल्क भी खुशहाल होगा और मुल्क की तरफ गामजन होगा। इनको चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि छोटे ताजरों को जो है, छोटी इंडस्ट्री को जो है, इनका एतमाद बहाल करे, इनको अपनी जो कमेटियां हैं उनमें शामिल करे ताकि जो है इनके साथ मशावरत के साथ जो है मुल्क जो है वो हमारा तरक्की की तरफ गामजन हो सके। हमने हमेशा टैक्स देने की बात की है, ना कि टैक्स छुड़ाने की बात की है। हम आगे से बढ़कर टैक्स देना चाहते हैं, हमारे साथ मशावरत के साथ आए, हम इंशाल्लाह इनको मजीद जो है बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं।
बिल्कुल क्योंकि आपने भी यही बात मेंशन की, टैक्सेस देना बहुत ज़रूरी हैं, जहाँ पर हम ये ज़रूर डिबेट करते हैं कि क्या सही जगह पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं या किस तरह से चीज़ें आसान हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि टैक्सेस ना अदा किए जाएं। जिसका जितना टैक्स बनता है उतना अदा करना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर हम सच में चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की के रास्तों पर चल सके और हम अपनी आने वाली जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ों को आसान कर सके। तो हमें टैक्स पेयर बनना होगा, रजिस्टर होना होगा और अपनी टैक्सेस को सही तरह से एज अ कस्टमर, एज अ बिजनेस पर्सन, कोई भी पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमें हमारे टैक्सेस अदा करना बहुत बहुत ज़रूरी है। फजील, टैक्सेस के हवाले से क्योंकि बात करें, अगर इंडस्ट्री की बात करें, क्या टैक्सेस की वजह से भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं? कहीं पर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि चाहते हैं ताजर के इम्प्रूव की जाए? देखें, ये बात करें तो सेल्स टैक्स जो 17% की बात है, उस पर कोई काफ़ी जो कारोबारी तबका है उसको भाम है कि जी हम अगर कोई चीज़ एक जगह से ख़रीदते हैं तो वहाँ पर उसका 17% टैक्स अदा किया जाता है। जब वो खुद लाकर आगे बेचते हैं फिर उस पर 17% सेल टैक्स होता है। ये ऐसी चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए स्टेक होल्डर्स कहते हैं कि हमें साथ बैठाया जाए ताकि हम खुद बैठकर कोई ऐसी उनको राय दें, कोई उनसे बात सुने, इन मसाइल को हल किया जा सके। उसके बाद जो पीओएस का आपने एफबीआर की जानिब से वो लागू किया गया, ठीक है, वो भी होना चाहिए, हर मुल्क के अंदर है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप खुद से फैसला कर दें। आप कारोबार तबके को अगर साथ बैठा लेंगे, उनकी 2 या 3 बातें आप सुन लेंगे, हो सकता है उन 2 से 3 बातों में एक बात ही फ़ायदे के लिए हो, मुल्क के फ़ायदे के लिए, कारोबार के फ़ायदे के लिए हो। तो आप जब तक स्टेक होल्डर्स को नहीं साथ बिठाएंगे तो मसाइल हल नहीं हो सकते। जो टैक्सेस पे आप जब भी आपने इम्प्लीमेंटेशन करवानी है तो आपने जिससे टैक्स लेना है कम से कम उसको साथ बिठा लें, उसे बताएं कि जी मुल्क की ये ज़रूरत है, मुल्क को इतने रेवेन्यू की ज़रूरत है, इतने मुल्क के खर्चे हैं, तो टैक्स एट द एंड आपने देना है। तो ये हमारे पास टैक्सेस के लिए हमने ये बनाया है ग्राफ, तो आप बताएं इसको कैसे फुलफिल करना है। अब यकीन करें कि अगर शेख साहब टैक्स पेयर हैं तो ये अपनी मार्केट से 4 और बंदे देंगे कि ये देखें इनको डिवाइड कर लें, लेकिन आप लोगों को बढ़ाएं, टैक्स देने वालों को बढ़ाएं, ना कि जो आपके पहले ही टैक्स गुजार हैं आप उनको तंग करना शुरू कर दें। ये चीज़ है कि जब तक आपके जो टैक्स गुजार ज़्यादा तादाद में नहीं होंगे, आपके मसाइल हल नहीं होंगे, फिर होगा यही कि जो हैं आप उनको तंग करते रहेंगे और वो एफबीआर से डरते रहेंगे, और जो टैक्स गुजार नहीं हैं वो उनके डरने की वजह से वो और एफबीआर से दूर होते जाएंगे, टैक्स पेयर बनने से वो घबराते रहेंगे, और आपका जो मुल्क का रेवेन्यू है वो फिर उस लिहाज से नहीं हो सकता है कि जितने मुल्क को ज़रूरत है। लिहाजा जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, जो आपकी काम करने का तरीक़ाकार है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। क्लॉथ मार्केट की बात करें तो एक बहुत मेजर हिस्सा ये 8 बाज़ारों में एग्जिस्ट करता है, लेकिन 8 बाज़ारों के मसाइल आई थिंक हमने इतनी दफ़ा डिस्कस किए शो के अंदर, शायद हम काउंट भी नहीं कर सकते, लेकिन पता नहीं क्यों इन मसाइल को हल नहीं किया जाता है। अगर हम घंटा घर की बात करें, 8 बाज़ारों की बात करें, तो इतनी हमारी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंट जगह है, फैसलाबाद की पहचान इनफैक्ट इन 8 बाज़ारों से है, और कोई भी शख्स चाहे बाहर के मुल्क से आए, चाहे पाकिस्तान के और शहरों से, सिर्फ और सिर्फ उन 8 बाज़ारों को देखने आते हैं। लेकिन इन मसाइल को हल क्यों नहीं किया जाता है? सड़कों के हवाले से बात करें, पार्किंग के हवाले से बात करें, तारों के हवाले से बात करें, क्यों इन इश्यूज़ पर काम नहीं होता? हमारी जब भी इंतज़ामिया से कभी भी मीटिंग होती है, कभी भी मुलाकात होती है, तो उसमें हमेशा हमने पार्किंग के हवाले से, जो पार्किंग है उसके हवाले से हमने हमेशा वहाँ पर आवाज़ उठाई है, पार्किंग प्लाज़ों के हवाले से आवाज़ उठाई है, मगर जो है उनके कान पर मैं कहता हूँ जूं तक नहीं रेंगती। तो इसके साथ साथ तजावज़ात के हवाले से भी आप देखें कि जिसकी वजह से हमारी खूबसूरती जो है वो मान पड़ रही है, और इसके साथ जो सड़कें हैं, गलियां हैं, बाज़ार हैं, वो इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं, और जो तारों के मसाइल हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। फेस्को को हमेशा हमने कहा है कि मार्केट में बेहंगम किस्म की तारें हैं, और ट्रांसफार्मर जो हैं वो छोटे हैं, 20-20 साल पुराने वहाँ पर लगे हैं। बिजली की खपत में इजाफा हो चुका है, मगर ट्रांसफार्मर वही पुराने हैं, जिसकी वजह से लोड जो है मैनेज नहीं हो
की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से कई जगह आग भी लग जाती है। खुदा ना खास्ता हमने मार्केटों में फायर सिलेंडर का अपनी मदद आपके तहत बंदोबस्त भी किया हुआ है, मगर फिर भी किसी टाइम कोई ना कोई सानिया हो जाता है। इनको चाहिए कि इस हवाले से ताजरों को जो है मजीद फैसिलिटेट करें ताकि जो है वहां पर किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल पैदा ना हो सके। फजील, अगेन सेफ सिटी प्रोजेक्ट आपको याद होगा एक वक्त था कि जिस पर काम किया जा रहा था। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है क्लोथिंग मार्केट में, हमें आए दिन सुनने को मिलता है। लोग दूसरे शहरों से खरीदने आया करते थे बड़ी चीजें, और अब डर के मारे, खौफ के मारे नहीं आते हैं क्योंकि पैसे चोरी हो जाते हैं। ज्यादातर लोग कैश में पैसे जो है लेकर आया करते थे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम हुआ, कैमरे ही चोरी कर लिए गए, आखिर क्या वजह है इसके पीछे? देखें, जो क्लॉथ मार्केट नहीं, सिर्फ आप 8 बाज़ारों में देखें तो 8 बाज़ारों के अंदर हर किस्म का जो होलसेल मार्केट्स मौजूद हैं, और 8 बाज़ारों के अंदर सिक्योरिटी रिस्क इतना ज़्यादा है कि लोग घबराते हैं वहाँ पर भारी रकम लेकर ले जाकर ख़रीदारी करने के लिए। आपके घंटाघर के ऊपर 8 बाज़ारों को कवर करने के लिए कैमरे लगाए गए थे, आज वो भी गैर फाल हैं। कुछ कैमरे वहाँ से वैसे ही गायब हो चुके हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम गायब हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, मार्केटों के अलावा आपकी एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी आपके मोंटगोमरी बाज़ार में है, और सिर्फ सूतर मंडी के अंदर रोज़ाना अरबों का कारोबार होता है। तो वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। सूतर मंडी, क्लॉथ मार्केट्स, इसके अलावा करियाना की बहुत ज़्यादा होलसेल का उधर काम है 8 बाज़ारों में। आप देखें कि जहाँ पर अरबों का कारोबार हो और सिक्योरिटी रिस्क उधर, आप यकीन करें ऐसे है कि ज़ीरो सिक्योरिटी, ज़ीरो है बिल्कुल। ना तो आपका कोई उधर पुलिस मुलाजम तैनात होते हैं, कहीं भी नज़र नहीं आते 8 बाज़ारों के अंदर, ना आपके सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं। तो आपने तो लोगों को रिस्क पे छोड़ दिया है। अपनी मदद आपके तहत लोग बेशक उधर लुट जाएं, जो मर्जी कर ले, बाद में 2-2 साल आपको चोर नहीं मिलते। 2 साल गुजरने के बाद भी खुद ही जो एक कारोबारी बंदा है उसने खुद ही छोड़ देना है कि मैं अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, यही वक्त मैं अपने कारोबार को देता हूँ, चले जो हो गया सो हो गया। लेकिन आपको चाहिए कि सबसे पहले आपके कारोबारी तबके को आप सिक्योरिटी फ्राहम करें, उसको ये सिक्योरिटी रिस्क ना हो, वो सिक्योरिटी रिस्क की वजह से कारोबार या इधर कारोबार करना ना छोड़े। आपकी प्लानिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने सिक्योरिटी कैमरास को बहाल करें। सेफ सिटी प्रोजेक्ट तो बाद की बात है, सिर्फ 8 बाज़ारों को आप सिक्योरिटी दे दें, यही बहुत बड़ी बात है। 8 बाज़ारों के मसाइल हल कर दें, यही बहुत बड़ी बात है। हमारी इंतज़ामिया को अब इस हवाले से होश के नाखून लेने होंगे कि उन्होंने कारोबारी तबका 8 बाज़ारों के अंदर बैठा है। 8 बाज़ारों के अलावा बहुत बड़ी बड़ी मार्केटें, लेकिन ज़्यादा कारोबार आपकी 8 बाज़ार जो हैं वो हब है कारोबार की। उनको आप सिक्योरिटी रिस्क पे ना छोड़ें, उनको सिक्योरिटी के हवाले से आप उनके लिए इक़दाम करें। और जो भी मसाइल हैं 8 बाज़ारों के अंदर, वो तो हम हमेशा से थक चुके हैं, यकीन करें, बता के उस पर डिबेट करके, लेकिन वो तो हल नहीं होंगे। लेकिन सबसे अहम मसला जो है वो सिक्योरिटी है, इसको हल होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से बात की, एंड उम्मीद यही होगी कि गवर्नमेंट और इदारों की तरफ से चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए। और 8 बाज़ार, आई थिंक इतनी दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं शो के अंदर, बहुत ज़रूरी है कि इतनी सिग्निफिकेंट जगह, हिस्टोरिकली स्पेशली एक फैसलाबाद की पहचान है ये जगह, तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि लाजमी काम किया जाए, ताजिरों के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरियस 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि हमारा सेगमेंट जारी था जिसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं कोई ना कोई डिफरेंट एस्पेक्ट्स फेस्टिवल शहर के हवाले से बात करें। और अब वक्त है हमारे फेवरेट सेगमेंट, यानी कि मेरे फेवरेट सेगमेंट, किचन के सेगमेंट के। ऑफ कोर्स मैं ऑलरेडी किचन में आ चुकी हूँ, एंड मैं हमेशा इस बात पे एम्फेसिस करती हूँ कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपके लिए एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। और ज़िंदगी में जितनी भी मसरूफियत हो, जितनी भी चीज़ें हों, जितने भी प्रोजेक्ट्स हों जो आपको एक साथ लेकर चलने पड़े, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए वक्त निकालें। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए चाहे आप थोड़ी देर के लिए योगा कर लें,
जिससे ऑफकोर्स आप अपनी फिजिकल हेल्थ को भी एट द सेम टाइम टारगेट कर रहे होते हैं। आप लोग थोड़ी देर के लिए मेडिटेट कर लें, 5 मिनट 10 मिनट निकाल के आप लोग खुली हवा में सांस लें, नेचर के साथ वक्त गुजारें, थोड़ी सी वॉक कर लें, थोड़ा सा जो भी चीज़ें आप इंजॉय करते हैं, थोड़ी सी रनिंग कर लें अगर आप कर सकते हैं। बट लाजमी तौर पर अपनी डेली रूटीन के अंदर वक्त निकालें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने के लिए। एंड ऑफकोर्स हेल्थ इज़ इनकम्प्लीट, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हेल्थ हो, आपकी मील और डाइट के बगैर। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है आपकी माइंडसेट के ऊपर भी और साथ ही साथ आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी। तो कोशिश करें कि अपने मील्स को और अपनी डाइट को एक बैलेंस तरीके से लेकर चलें। और अगर आपको जंक फूड खाना पसंद भी है, जो कि ऑफकोर्स मुझे लगता है हर किसी को आज की दुनिया में पसंद है, लेकिन इस तरह से खाएं कि फिर भी आपकी डाइट बैलेंस रहे। ग्रीन वेजिटेबल्स अपने फूड्स के अंदर ऐड करें, साथ ही साथ वेजिटेबल्स आप ऐड कर रहे हैं, फ्रूट्स भी ऐड करें, साथ ही साथ कोशिश करें कि हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें और डिफ्रेंशिएट करते रहे हमेशा अपने इंग्रेडिएंट्स को। कभी एक ही तरह के इंग्रेडिएंट्स अगर आपको पसंद भी है तो उन्हीं को मत लेकर चले। एंड ऑफ कोर्स जब भी हम बात करते हैं किसी भी डिश की रेसिपी की, तो उसमें कुकिंग ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से बात करूँ तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों को यह दावा है कि 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ गोल्डन कुकिंग ऑयल को तैयार किया जाता है। साथ ही साथ अगर मैं गोल्डन वेजिटेबल घी के हवाले से बात करूं तो पाम, कॉटन सीड और सोयाबीन इसके अंदर मौजूद हैं और हमेशा हमेशा आपकी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करके हर प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, चाहे आप कोई मॉडर्न रेसिपी बना रहे हो या फिर कोई ट्रेडिशनल रेसिपी हो जो कि आपकी फैमिली में जनरेशन से चली आ रही हो। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि प्रिसीजन के साथ आप अपने खाने को बना पाएंगे। और आपको पता है कि टेस्ट का प्रिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टेस्ट प्रिसाइज नहीं होगा तो अगर आप बहुत मेहनत भी करेंगे डिश के ऊपर तो आप वो लेवल अचीव नहीं कर पाएंगे जो कि आप चाहते हैं। और आपको पता है फैसलाबादी हैं, पाकिस्तानी हैं, तो हमारा और खाने का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमारी ज़िंदगी में और बाकी कुछ हो ना हो, खाना ज़रूर मौजूद है और हमारी एक्चुअली में ज़िंदगियाँ ही रिवॉल्व करती हैं खाने के इर्द गिर्द। लंच में क्या खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है। और इवन ब्रेकफास्ट आई थिंक इज़ अ मील जो कि मोस्ट ऑफ अस स्किप, स्पेशली वो लोग जो कि या तो काम करते हैं या स्कूल्स जाते हैं, तो हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। बट ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। तो कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट लाजमी तौर पे करें, चाहे थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट कर लें, लेकिन ब्रेकफास्ट को इग्नोर नहीं करें, निगलेक्ट नहीं करें। या आगे चलते हुए जब एक सर्टन एज पर पहुंचते हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो सकती हैं। इसे हमेशा कोशिश करें ब्रेकफास्ट को अपनी डाइट के अंदर ऐड करें और आपका दिन जितना भी मसरूफ हो, बाकी सिर्फ आधा घंटा पहले उठ जाएं, थोड़ा सा कम वक्त पहले उठकर भी आप अपने ब्रेकफास्ट को भी कर सकेंगे और साथ ही साथ अपनी जो रूटीन है उसके अंदर और चीज़ों को भी आप ऐड कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है ब्रेकफास्ट को मत स्किप करें। और एक और चीज़ जो कि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है कि अगर आप थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं तो एक्चुअली में आप अपनी मेंटल हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पे बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं। तो जल्दी उठना भी मामूल बनाए, लेकिन जल्दी उठना जितना कहना आसान है उतना करना आसान नहीं है। जब भी आप उठते हैं और बड़ा ही स्लगिश आजकल स्पेशली मौसम के सूरत हाल देखते हुए महसूस कर रहे होते हैं तो चाय का एक कप बड़ा ज़रूरी होता है। अगर मैं चाय के हवाले से बात करूँ तो डेटी बनाने वालों का ये दावा है कि आपकी हेल्थ उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। दुनिया के बेहतरीन बागात से टी लीव्स चुनकर पत्ती को तैयार किया जाता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पत्ती होती है। ये डेटी बनाने वालों का दावा है। उनका ये भी कहना है कि चाहे वो रंग हो, चाहे खुशबू हो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उनकी तरफ से। उनकी कोई सैम्पलिंग टीम तक नहीं है। एक्चुअली में वो खुद बैठकर हर प्रोडक्ट को आपके लिए सैंपल करते हैं टू मेक श्योर कि जो एंड कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो नंबर 1 क्वालिटी का है। साथ ही साथ डीएटी बनाने वालों का ये भी दावा है कि अगर आप एक्सट्रीम क्वालिटी डीएटी जो कि येलो पैकिंग में अवेलेबल है उसे खरीदते हैं तो आपकी चाय जो है वो थोड़ी कम तेज़ होगी। लेकिन साथ ही साथ अगर आप डीएटी दाने वाली पसंद करते हैं तो उसमें आप तेज़ पत्ती वाली चाय जो है वो बना पाएंगे। और ब्लेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी चाय में। तो डीएटी बनाने वालों का ये दावा है कि परफेक्ट ब्लेंड, परफेक्ट खुशबू और परफेक्ट रंग के साथ आपका हर कप चाय का बनेगा और आपको बहुत तरोताज़ा कर दे। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप थोड़ा जल्दी उठने की रूटीन बनाएं तो आप डेफिनेटली डीएटी को ट्राई आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके लिए वो किस तरह की सूटेबल रहेगी। एंड सुबह जल्दी उठने से आई थिंक आप बहुत प्रोडक्टिव महसूस करते हैं, बिकॉज इससे पहले कि आपको अपने दिन की बाकी चीज़ों की तरफ जाना पड़ता है, चाहे वो काम हो, एजुकेशन हो, पर्सनल काम हो, घर के काम हो, लेकिन आपके पास कुछ वक्त होता है अपने आप के लिए और सोचने के लिए और थोड़ा बेहतर महसूस करने के लिए। ऑफ कोर्स इससे पहले कि हम आगे बढ़ें ऐसा करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है ब्रेक में जाने से पहले हमारे किचन का सेगमेंट जारी था जिसमें आपकी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने के हवाले से हमने बात की। लेकिन एक चीज़ जो कि शायद अभी भी हम ग्लोबली एक्सेप्ट और एम्ब्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जितना जल्दी आप एक्चुअली अपनी हेल्थ और फिटनेस पर काम करना शुरू कर देते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है।
अगर हम बात करें बच्चों के लिए डिफरेंट स्पोर्ट्स की, तो कुछ वक्त पहले तक ये एक सुनी सुनाई बात सी लगती थी और देखने को बहुत कम मिला करता था। लेकिन जिस तरह से वक्त आगे बढ़ा है, हमारे मुल्क में भी बच्चों को, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं स्पोर्ट्स के अंदर, जहां पर वो आगे आ सकते हैं, डिफरेंट तरह के पैशंस को परस्यू कर सकते हैं। लाइक आई सेड बिफोर, अगर हम सच में चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पर compete कर पाएं और दुनिया को सख्त मुकाबला दे पाएं, तो जितना जल्दी और जितनी छोटी उम्र से हम अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और अगर कोई बच्चा आगे जाके परस्यू नहीं भी करना चाहता, नहीं भी प्रोफेशनली उसे कैरी आउट करना चाहता, फिर भी वो एक मेमोरी और उनकी हेल्थ और फिटनेस के लिए वो चीज़ बहुत अच्छी रहती है। इसीलिए हम हमेशा हमेशा इस चीज़ को इनकरेज करते हैं कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेकर जाएं, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालें और बिल्कुल भी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर उन पर ना डालें, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ पिक करें। अगर स्पेशली हम आज के शो के हवाले से बात करें तो ताइक्वांडो के हवाले से बात करेंगे। हमारे मुल्क के अंदर भी सिखाया भी जाता है और बच्चे भी आजकल सीख रहे हैं। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं और दो बहुत ही क्यूट क्यूट बच्चियां भी हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो कि बहुत टैलेंटेड हैं और एक इंस्पिरेशन है फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर कि अगर वो भी अपने पैशन से स्पोर्ट्स को परस्यू करना चाहती हैं तो वो कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ गुफरान अली मौजूद हैं, जो कि ताइक्वांडो के गोल्ड मेडलिस्ट हैं मार्शल आर्ट्स के अंदर। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज हमें शो के अंदर ज्वाइन किया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बच्चियों के हवाले से, जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि हमारे साथ फिजा मौजूद हैं, जो कि इंटर स्कूल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपको भी वेलकम करते हैं फिजा शो में। और साथ ही साथ मिनाहिल भी मौजूद है हमारे साथ, जो कि ऑल्सो इंटर स्कूल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है जिसके हवाले से बात करें। जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्स बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर, और जितनी जल्दी हम अपने बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही उनके लिए बेहतर रहेगा। अगर हम ओवरऑल बात करें सिनेरियो की आज पाकिस्तान में, तो क्या बच्चों को पेरेंट्स इनकरेज करते हैं, स्कूल में इनकरेज किया जाता है स्पोर्ट्स की तरफ आने के लिए? जी बिल्कुल, आजकल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। पहले होता था कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को कहते हैं जी आप खेलने ना जाएं, लेकिन आजकल टोटल डिफरेंट इन्वायरमेंट आ गया जी। पेरेंट्स बच्चों को खुद कहते हैं कि आप स्पोर्ट्स की तरफ जाएं। इवन के कुछ बच्चे नहीं आना चाह रहे, लेकिन पेरेंट्स उन्हें फोर्स करते हैं कि आप स्पोर्ट्स की तरफ जाएं। मेरे पास काफ़ी ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं जी हमारे बच्चे मोबाइल से नहीं निकल रहे, आप इन्हें काइंडली थोड़ा सा इनकरेज करें, इन्हें बताएं, गाइड करें। फिर मैं उन्हें ताइक्वांडो की तरफ लेके आता हूँ, फिटनेस की तरफ लेके आता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है घर में रह रह के, मतलब 10 इयर्स की एज में बच्चा फुल हेल्दी होता है, वो ना खुद चल सकता है, मतलब सही तरीके से ना कुछ खेल सकता है। तो उसको पहले फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसे क्रॉसफिट है, कार्डियो है, उसकी ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि वो बच्चा पहले हेल्दी होगा। उसके साथ साथ उसे ताइक्वांडो करवाई जाती है, बॉक्सिंग करवाई जाती है, किक बॉक्सिंग करवाई जाती है, ताकि बच्चा जो अपना डिफेंड भी कर सके, साथ साथ फिटनेस भी आएगी उन बच्चों के अंदर। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे साथ तो बहुत ही प्यारी प्यारी बच्चियां भी मौजूद हैं। फिजा, अगर मैं आपके एक्सपीरियंस के हवाले से पूछूं, कितना एंजॉय करते हैं आप ताइक्वांडो की प्रैक्टिस और किस एज से आपने स्टार्ट कर दी थी? बहुत एंजॉय करते हैं हम उधर, इतना मज़ा आता है। और मैंने 10 ईयर में मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया था। मुझे बहुत शौक था कि मैं ये सीखूं और मैं आगे सिखाऊंगी, तो बहुत एंजॉय होता है उधर। अच्छा, और मिनाहिल आप भी बताओ, आपका अपना जो एक्सपीरियंस रहा है, इंटर स्कूल गोल्ड मेडलिस्ट भी हो आप दोनों, कितना अच्छा लगा जब इतनी छोटी सी उम्र में अकम्प्लिश किया इतना बड़ा गोल? मुझे बड़ा मज़ा आता है, हम ज्वाइन करते हैं और मैंने 9 ईयर में शुरू कर दिया था ये, और मेरा भी शौक था कि जब सर सिखाते हैं वैसे मैं भी सिखाया करूँ। अच्छा, तो आप सिखाना चाहते हो बड़े होके ताइक्वांडो? अच्छा, मतलब आप आई थिंक उनकी इंस्पिरेशन है। एंड आई थिंक टीचर्स जो अच्छे, स्पेशली आपके टीचर्स होते हैं, उनका यही होता है कि आप उनसे सीखना चाहते हो और उनकी तरह बनना चाहते हो। आगे चलते हुए इन बच्चों के लिए क्या प्लान्स हैं, किस तरह से आप देखते हैं इनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो इंटरनेशनल? इसमें ना कुछ चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हम ना प्राइवेट जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनकी तरफ जाते हैं पहले। ठीक है, वो हमें स्पॉन्सर्स करते हैं, जिससे अभी मैंने रिसेंटली एक माह के अंदर 2 मैंने इवेंट्स जो है ना वो कंडक्ट करवाए हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट स्पॉन्सर्स हैं हमारे साथ, उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, हमने इवेंट कंडक्ट करवाए, उन बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट, शील्ड्स, इस तरह की चीज़ें मिली हैं ताकि बच्चों को इंस्पायरेशन हो, बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश हो। ठीक है, अब इवेंट नहीं बच्चों को मिलेंगे तो बच्चे आगे परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, हम बेशक हम बच्चों को इंटरनेशनल भेज रहे हैं, इधर पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं कर रहे तो आगे जाके परफॉर्म नहीं करेंगे। उसके लिए बेसिक क्या है, उनको कंपटीशन मिलना चाहिए, कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करें, साथ साथ उनकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, जो इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्चों को वही ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ।
ठीक है, बच्चों को सिखा रहा हूँ फुली कि जी ये चीज़ इस तरह है, इंटरनेशनल भी ये चीज़ चाह रही है, हम इंटरनेशनल ओलंपिक को फॉलो कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि एक जो लोकल कोच है वही जो आज से 20 ईयर्स पहले वो सिखा रहा है, वो अभी भी वही सिखाई जा रहा है, वही सिखाई जा रहा है, बच्चों में कोई इंकरेज नहीं आएगी। सो जो रिसेंटली चीज़ जो चल रही होती है वर्ल्ड में, हम उसे फोकस करते हैं ताकि बच्चे उसकी तरफ आएँ, उससे परफॉर्म करें, ताकि जब वो इंटरनेशनल लेवल पर जाएँ तो उन्हें इतना फील ना हो कि हम अपनी कंट्री में परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल परफॉर्म कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स प्रेशर में भी बड़ा डिफरेंस आता है अगर आपको उस प्रेशर की आदत हो ऑलरेडी कंपटीशन के लिए, रादर देन कि पहली दफ़ा आप जब वो एक्सपीरियंस करें वो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, ये बड़ा मैटर करता है। ऐसे ही इसी तरह जब मैं इंटरनेशनल गया था, क्योंकि हमने नेशनल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया हुआ था पहले, ऑलरेडी तकरीबन 20+ मैंने नेशनल कम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। जब मैं इंटरनेशनल गया तो मुझे उधर इतना कोई प्रेशर नहीं आया, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज टू था उन इवेंट से कि सेम चीज़ है वही है, सिर्फ इन्वायरमेंट थोड़ा सा चेंज था, कंट्री चेंज था, थोड़ी सी लैंग्वेज हमारी, क्योंकि लैंग्वेज सेम है ताइक्वांडो की, कोरियन है लैंग्वेज, तो पूरी वर्ल्ड में सेम लैंग्वेज चलती है। सो हमें उसका इतना कोई भी इशू नहीं आया किसी भी वाले से। अच्छा, मिनाहिल और फिजा, आप दोनों के फेवरेट क्या प्रैक्टिस है जब आप टाइक्वांडो करते हो, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो? वो जो हम पंच वगैरह करते हैं ना, वो मेरी सबसे फेवरेट है। सही। और आप क्या एंजॉय करते हो मिनाहिल? मैं किक। किक बहुत मज़ा आता है। हाँ जी, बहुत मज़ा आता है। आगे चल के प्रोफेशनली कैरी आउट करोगे कि बस वैसे ही फॉर फन? करूँगी। करोगे प्रोफेशनली? अच्छा, अब आप दोनों को हम देखना भी चाहते हैं कि आप लोग किक करके दिखाओ हमें, या जो भी आप लोगों का दिल करता है, ठीक है? वी रियली वांट टू सी इट, तो आप लोग हमें करके भी दिखाओ कोई भी टाइक्वांडो, ठीक है? चलो जल्दी से। मतलब आई थिंक कभी भी आप जब अपने स्टूडेंट्स को परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो आई थिंक दैट्स ऑलवेज वेरी वेरी इट मेक्स यू रियली हैप्पी। ओके, चिरियत हिंगने 준비 유청사기 앞으로 질기 하나 둘 셋 하나 둘 셋 दो बन जिरगी डबल पंच ना 둘 셋 ना 세원 जिरगी ना 둘 셋 आर्यमा की दो बन जिरगी किक ब्लॉक ना 둘 셋 멈탕 마키 पंच ब्लॉक ना 둘 उगुल माकी अपर हेड ब्लॉक ना 둘 셋 오케이 차렷 힘내 자 준비 앞서러기 하나 둘 셋 하나 사신 하나 둘 셋 넷 사신 앞차기 하나 둘 셋 넷 사진 하나 둘 셋 넷 사진 둘레세기 하나 둘 셋 사진 하나 둘 셋 넷 ओके चिरत हिंगने कम बैक। क्या बात है, आई एम एब्सोल्युटली इम्प्रेस्ड। माशाल्लाह, आप दोनों बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो और ऐसे ही सीखते रहो। एंड बहुत पोटेंशियल है आप दोनों में। आई थिंक स्पेशली अगर हम आज की हमारी जो जनरेशन है उनको एक चीज़ जो कि हम पास ऑन कर सकते हैं वो यही है कि उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़, एक बेटर माहौल क्रिएट कर सकें जहाँ पर वो एक्सेल कर सकें, आगे चल के अपने पैशंस को परस्यू कर सकें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो और कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्पोर्ट हो। सो इट डजंट हैव टू बी जस्ट वन स्पोर्ट, कोई भी चीज़ हो उसके अंदर अपने आप को बेहतर तरीके से लेकर चल सकते हो।
आप जितनी भी सिखा चुके हैं बच्चियों को और जिस तरह से क्या कभी उनमें से किसी ने आपको आके कहते भी होंगे कि भाई आपने हमारी बड़ी हेल्प की, हमें कॉन्फिडेंस मिला स्पोर्ट्स की वजह से? किस तरह का फीडबैक मिलता है? मैं कहता हूँ काफ़ी पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया है कि काफ़ी पेरेंट्स जो थे वो मतलब इतने हैप्पी हुए हैं कि वो कहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल उन्होंने छोड़ दिए है। इवन कि एक दो स्कूल्स हैं उधर जब मैं जाता हूँ तो उधर इशू ये था कि बच्चे जो मोबाइल नहीं छोड़ते थे। इवन कि जो डायरेक्टर्स थे स्कूल के उनके बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते थे। उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने उन बच्चों को समझाया, ऐसा ट्रेनिंग करवाई। तो इवन के वन डे उनका बच्चों का कोई प्रोग्राम लगना था तो उन्होंने स्पेशली उनकी मदर की कॉल आई कि सर बच्चे कह रहे हैं कि सर से हमें थोड़ी देर की परमिशन लेके दें कि हमने जो है ना ये चीज़ देखनी है। अच्छा, तो वो पेरेंट्स इतने खुश हुए। डिसिप्लिन भी उनके अंदर बिल्ड होता है क्योंकि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उन्हें तरबियत सिखाई जाती है कि आपने किसी की रिस्पेक्ट किस तरह करनी है, अपनी लाइफ को किस तरह लेकर चलना है। अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है उसको आपने डिफेंड किस तरह करना है, और कोई लाइफ में खतरा आ जाता है, कोई भी इशू आ जाता है तो आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है। तो ये सिर्फ ताइक्वांडो एज ए गेम नहीं ली जाती, इसमें प्रैक्टिकल लाइफ जो वो भी बच्चों को सिखाई जाती है। अगर मैं स्पेसिफिकली आपकी बात करूँ तो आप ओमान में भी एक गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं, साथ ही साथ एक सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरनेशनली कम्पीट करके? इंटरनेशनली तो बड़ा एक हर किसी के लिए प्राउड होता है कि हमने अपने कंट्री को प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला तो ये प्राउड है कि मैं अपने पाकिस्तान को प्रेजेंट करने गया है। उसके साथ साथ बड़ों की दुआएं थी, सबकी दुआएं थी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक गोल्ड और एक सिल्वर विन किया। तो वो मेरी उससे ज़्यादा प्राउड की बात थी कि मैं पाकिस्तान को प्रेजेंट करके जो मैंने गोल्ड मेडल विन किया है तो वो मैं अपने पाकिस्तान को जो उसमें प्रेजेंट किया है मैंने। तो बहुत अच्छा था, बहुत इन्जॉय किया हमने उधर ओमान में। डिफरेंट इन्वायरमेंट था, काफ़ी फ्रेंड्स बने उधर, हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, उन्होंने अच्छा हमें प्रोटोकॉल दिया। तो इस तरह बहुत अच्छा है। आपका अपना पैशन किस पॉइंट पे ज़िंदगी के स्टार्ट हुआ ताइक्वांडो के साथ? ताइक्वांडो जब मैं 7th क्लास में था, स्कूल लाइफ में था, तो तब हमारे एक साथ थे गुलाम शबीर आदिल साहब, अभी भी हैं, वो पाकिस्तान पुलिस के कोच हैं। तो वो हमारे स्कूल में आए, उन्होंने आके हमें गाइड किया कि जी ये स्पोर्ट्स के इस तरह ये बेनिफिट्स हैं। स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया। आफ्टर मैट्रिक जो थी टोटल एजुकेशन मेरी फ्री हुई है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आई.कॉम किया, बी.कॉम किया, MBA किया। ना सिर्फ मेरी एजुकेशन फ्री हुई बल्कि मुझे यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दी, हर साल मुझे स्कॉलरशिप भी मिलती थी। इवन कि वो बाइक भी उन्होंने मुझे गिफ्ट की, यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप मिली, बाइक्स मिली, एजुकेशन हुई। मैं जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब 7 ईयर्स उसका मैं टीम कैप्टन रहा। उसके साथ साथ HEC का 7 ईयर्स टीम कैप्टन रहा। उसमें यह था कि जो वो प्लेयर गोल्ड मेडल विन करता है इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में, ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन, वो 1 ईयर के लिए जो है वो HEC का मेंबर बन जाता है, HEC टीम का। तो कंटिन्यूसली क्योंकि मेरे उधर भी गोल्ड मेडल होता था, फिर HEC टीम की तरफ से मैं नेशनल इवेंट्स में जो है उसे रिप्रेजेंट करता था, तो उसका भी मैं कैप्टन था, उसका भी कैप्टन था। तो उसके बाद फिर जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान बापडा ज्वाइन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं पाकिस्तान बापडा को प्रेजेंट कर रहा हूँ नेशनल इवेंट के लिए। अच्छा फिजा, आपके अपने एक्सपीरियंस पे, बिकॉज मिनाहिल से तो मैंने पूछा कि वो टोटली आगे परस्यू करेंगी, आपका क्या प्लान है? आप भी आगे लेके चलोगे? जी मेरा भी, मुझे भी शौक है कि मैं भी सिखाऊँ और मुझे शौक है कि मैं आगे कर रहा हूँ। अच्छा, स्कूल में टीचर्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है या डांट भी पड़ जाती है? डांट भी पड़ जाती है और सपोर्ट भी मिल जाता है। सपोर्ट भी मिल जाता है। जी। और आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब आपकी रूटीन के अंदर कैसे आप ऐड करते हो और कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मज़ा आता है आपको? ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे बहुत मज़ा आता है। जब सर सिखाते थे तो मेरा दिल करता था मैं भी देखूं और सीखूं। फिर मैंने अपने मम्मा पापा को कहा तो कहते तो सीख लो, फिर मैंने सीखा। अपने स्कूल से सीखना स्टार्ट किया? ये सर से सीखना शुरू किया था। अच्छा, और अपने दोस्तों के थ्रू आपको पता चला, आपको किस तरह आपने कहीं पे सिखाते हुए देखा? जी मेरे दोस्तें भी सीखती थी, तो फिर जब वो सिखाती थी तो फिर मुझे भी शौक था, तो मैंने कहा मैंने भी सीखने हैं और मैंने भी सिखाने हैं, तो इसलिए फिर मुझे बहुत मजा आता। और मिनाहिल, आप इंटरनेशनली करोगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट? यस मैं करूँगी। शौक है? हाँ जी शौक है मुझे। और बहुत सारी लड़कियां जो आगे चलते हुए जिनको लगता है अच्छा स्पोर्ट्स नहीं हमने करना, उनको क्या कहो? उनको हम कहेंगे कि सीखे और फिर सिखाए भी, पर हम उनको सपोर्ट भी करेंगे। लड़कियों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जी। वैसे तो मतलब ऐसे होता है ना, लड़कियों
एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। अच्छे दोस्त हो आपस में, यस एक दूसरे को सपोर्ट करते? यस। अगर कोई तंग करे तो फिर गुस्सा आता है? गुस्सा आता है। पिटाई तो नहीं करते? नहीं। पिटाई करनी भी नहीं है, ये अच्छी बात नहीं होती। जस्ट बिकॉज आती हो तो पिटाई करनी नहीं चाहिए। ये दोनों सिस्टर्स हैं। अच्छा, अब बड़ा कौन है? आप बड़ी हो? ये 3 बहनें भी ताइक्वांडो करती हैं, इनका एक भाई भी करता है। 4 इनकी फैमिली से जो बच्चे हैं वो ताइक्वांडो करते हैं। अच्छा, पूरी फैमिली दोनों में करती से है। ज्यादा बॉसी कौन है? मीना है। मेरा छोटी बहनें ऐसी क्यों होती है? मेरी छोटी बहन भी लिटरली इसी तरह से। ऐसा क्यों होता है फिजा? छोटी बहनें क्यों आपको ज्यादा बॉसी होती हैं? वैसे वो छोटी होती है ना तो लाडली भी होती है। लाडली होती है? आपकी लाडली है? जी। मिनाहिल, आप क्या किस तरह की चीजों पे तंग करते हो फिजा को? बहुत चीज़ों पे। जैसे कि सबसे ज्यादा किस चीज पे तंग करने का मजा? वैसे इसको मैं तंग करती हूँ ज़्यादा। कि आप लड़ाई करते हो? फ्रिज से कोई चीज फिजा ने रखी हो फ्रिज के अंदर, जाके चोरी कर लेते हो? नहीं। नहीं? वैसे ही वो फिर तंग करते हैं ना। वैसे खेल के अंदर जब मैं खेल रही होती हूँ तो आ जाती है। फिर मैं और मेरा भाई खेल रहा होता है ना तो कहती है मैंने भी खेलना। फिर जब हम इसको कहते हैं हमने नहीं खिलाना तो फिर वो तंग करना शुरू कर देती है। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सोचा है आगे जाके क्या करोगे लाइफ में? लाइक कोई प्रोफेशनली या पढ़ाई के तौर पे क्या पढ़ोगे? पढ़ाई के तौर पे भी पढ़ेंगे और ये ताइक्वांडो की टीम भी मतलब करेंगे। कुछ सोचा है कि क्या पढ़ना चाहोगे? कुछ लोग होते हैं ना, उनको होता है हमने पायलट बनना है। मैंने सोचा है कि मैंने फौजी बनना है। फौजी बनना है? अरे वाह, आप क्या बनना चाहते हो? मैं टीचर। टीचर बनना चाहते हो? ओह, छोटे बच्चों को पढ़ाओगे बड़े बच्चों को पढ़ाओगे? यस। छोटे बच्चों को। अच्छा, अभी तो आप खुद इतने छोटे। स्पेशली अगर हम फिटनेस के हवाले से बात करें, क्योंकि आई थिंक अ ह्यूज पार्ट ऑफ आवर शो इज़ रियली कि फिटनेस पे कितना फोकस होना चाहिए ज़िंदगी में अपनी लाइफ के, चाहे आप छोटे हो चाहे आप बड़े हो। और आपका अपना बड़ा एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर भी हैं। पाकिस्तान में फिटनेस के क्या सूरत हाल नज़र आते हैं? फिटनेस की सूरत हाल है ही नहीं पाकिस्तान है ही में। नहीं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड आ रहा है फिटनेस की तरफ। क्योंकि पहले लोग जो है ना जिम को समझते थे कि ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग है, उधर जाके हम सिर्फ बॉडी शॉडी डोले बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे। तो लेकिन ये कंसेप्ट आजकल चेंज हो चुका है। अभी इसे एज ए फिटनेस जो है ना वो लिया जा रहा है, एज ए फिटनेस। मतलब कि अब जिस तरह ऑक्सीजिम है, मैं उधर ट्रेनर हूँ, तो उधर तकरीबन हमारे पास 80% वो जो आते हैं जिन्होंने अपना फैट बर्न करना होता है, वेट रिड्यूस करना होता है। उसमें ये नहीं आता जी हमने बॉडी बनानी है, बॉडी शेप अप करनी होती है, लेकिन वो कहते हैं हमने पहले अपना जो फैट बर्न करना है। सो काफ़ी लोग हैं आजकल मेरे पास, अपने तकरीबन 20 क्लाइंट्स हैं जो डेली मेरे से फिटनेस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी इवन कभी आने से पहले भी मैं उधर से डायरेक्ट आ रहा हूँ, ट्रेनिंग करवा के आ रहा हूँ क्लाइंट्स को। उसके बाद अभी इवनिंग में फिर क्लासेस हैं, तो मैं में फीमेल की टाइमिंग होती है, तो उन्हें हम ट्रेनिंग करवाते हैं फैट बर्न की, आहिस्ता आहिस्ता क्रॉसफिट है, कार्डियो है, सारी ट्रेनिंग भी साथ साथ लेके चलते हैं ताकि उनका मतलब फैट भी बर्न हो, साथ साथ उनकी बॉडी भी शेपअप हो। अभी कुछ लोग किस तरह होते हैं कि उन्हें आइडिया नहीं होता, वो सिर्फ वेट रिड्यूस करने के चक्करों में वो डिफरेंट कोई कावे पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो भी एक मेरे पास क्लाइंट आया, उसने वेट तो उसने रिड्यूस कर लिया 20 kg, लेकिन उसके जितने मसल से वो सारे ब्रेक हो गए। मतलब ये जो मसल से वो इस तरह लटक गए सारे, वो मुश्किल चीज़ है। अब उसको दोबारा फिर फैट दे के उसको फैट देंगे, उसके बाद उसको जो बॉडी शेपअप करनी पड़ेगी, मतलब उसके ऊपर दोबारा डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह के जो हैं, जिस तरह घर में बैठ के यूट्यूब से और डिफरेंट वैरायटीज़ लोगों से सुना के जो ट्रेनिंग करते हैं, तो वो काइंडली उससे बचें। और सर्टिफाइड जो फिटनेस ट्रेनर हैं, काइंडली उन पे थोड़ी सी अपनी मतलब उनका थोड़ा सा बजट लगता है, लेकिन वो उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, ना कि अब घर में बैठे हैं, कोई टोटका किसी ने बताया जी वेट रिड्यूस का ये वो यूज़ कर लिया, वो नुकसानदेह होता है लोगों के लिए। तो जो सर्टिफाइड ट्रेनर हैं उनसे ट्रेनिंग लें, वो आपकी बॉडी भी शेपअप करेंगे, आपको डाइट प्लान भी देंगे, उसके साथ साथ जो है आपका वेट भी रिड्यूस हो जाएगा। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो क्रैश डाइटिंग, वैसे तो अब आई थिंक बहुत बदल गई हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि क्रैश डाइट करने की कोशिश करते हैं? काफ़ी लोग इस तरह हैं जो वो टोटल डाइट पे हैं। इवन के लास्ट टाइम एक क्लाइंट था, वो डाइट पे था, वो वर्कआउट करने आया, वो हमसे नहीं कर रहा था, वो खुद ही अपने तौर पे वर्कआउट कर रहा था, वो उधर बेहोश हो गया। तो इस तरह की चीज़ें काइंडली डाइट वगैरह फुल डाइट ना लें, क्योंकि आपका वेट जो है वो 1 डे में इंक्रीज़ नहीं हुआ, ऐसे ही है।
कि वो वेट जो है उसे टाइम लगा है, मतलब 10 ईयर्स हैं, 20 ईयर्स में आपका वेट गेन हुआ है। अब आप चाहते हैं जी वो हमारा वेट जो है वो 1 मंथ में कम हो जाए। सो काइंडली जिस तरह नेचुरली आपका वेट इंक्रीज हुआ है, स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना वेट को है वो रिड्यूस करें, ना कि एक माह के अंदर फुल डाइट कर रहे हैं, उसके बाद वीकनेस होगी, आपके जो विटामिन है उसकी कमी हो जाएगी, आपको कोई भी इशू हो सकता है। सो डाइट करें, मतलब डाइट में क्या है कि आप फास्ट फूड को छोड़ दें, ठीक है, जो हमारी ऑयली चीज़ें उन्हें छोड़ दें, ठीक है, इस तरह करके उसे लेके चलना है, ना कि फुली डाइट के भी हमने खाना नहीं खाना है, ये नहीं बर्गर शवारमा पिज़्ज़ा छोड़ें, उसके साथ साथ जो हेल्दी फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, नेचुरल हैं, वो आप लें। बिल्कुल जी, मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले टाइक्वांडो के हवाले से बात करते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स और अपनी फिटनेस का कैसे ख्याल रखा जा सकता है। लाइक आई सेड बिफोर, जितनी जल्दी और जितनी कम उम्र में बच्चे ट्रेनिंग शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना सीखेंगे और अपनी डेली एक्टिविटी में किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी ऐड करेंगे, उतना ही ओवरऑल उनके लिए अच्छा रहेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई बच्चा एट द एंड परस्यू करता है प्रोफेशनली किसी भी स्पोर्ट को, इंटरनेशनली या नेशनली पाकिस्तान को या फैसलाबाद को रिप्रेजेंट करता है, तो वो बहुत ही फ़ख्र की बात होती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। एंड ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि चाहे लड़कियां और लड़के हों, उनको सही प्लेटफॉर्म, फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज और सपोर्ट दिया जाए, ताकि वो आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर पाए इंटरनेशनल स्टेज पे। और अगर हमने कम्पीट करना है इंटरनेशनली, तो ज़रूरी है कि हम लोग अभी से और छोटी उम्र से जो है वो बच्चों को सपोर्ट करना शुरू करें, उनको डिफरेंट स्पोर्ट्स की तरफ लाना शुरू करें। और एक दफ़ा फिर अब हमें एक बहुत ही खास मेहमान और भी ज्वाइन कर रही हैं, जो कि ऑफ कोर्स मैं आपको एक दफ़ा बताती जाती हूँ कि हमारे साथ अब ज़ारा मौजूद हैं, जो कि ऑफ कोर्स इंटर स्कूल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपको भी ज़ारा वेलकम करते हैं, जो कि मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक दफ़ा फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि हमारे साथ मियां गुफरान अली भी मौजूद हैं, जो कि टाइक्वांडो के वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, साथ ही साथ फिटनेस ट्रेनर भी हैं और टाइक्वांडो भी ट्रेन करते हैं बच्चों को। साथ ही साथ अगर हम ब्रेक में जाने से पहले वाली अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से बात करते हैं। बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि छोटी उम्र में स्पोर्ट्स की तरफ लाया जाए, और फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। कैसे आप छोटी उम्र से, क्या उनकी डाइट होनी चाहिए, ये क्या आप उनको बचपन में स्पेशली खाने के हवाले से, उनकी ईटिंग हैबिट्स में कहाँ पे हम गलत हैं अभी? सबसे पहले तो बच्चों को जो है ना मिनिमम जो है 3 साल से उन्हें ना जो गेम की तरफ आ जाना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उसके एक्टिविटी के साथ साथ उन्हें फिर भूख लगती है, फिर वो कुछ ना कुछ फूड जो है वो खाते हैं। इवन कि अब जो आजकल की जो जनरेशन है वो कह रही है वो पास्ता दे दें, नूडल्स दे दें। सो उन्हें चाहिए कि कोई भी हेल्दी फूड लें, मतलब बच्चों को दूध लाजमी दें डेली रूटीन में, उसके साथ साथ एप्पल लाजमी उन्हें दें, खजूर हो जाए, उसके साथ साथ जो है बच्चों के लिए जो फ्रेश जो जूसेस हैं वो उन्हें दें, ना कि ये जो पैक्ड जो हैं जूसेस वो ना दें उन बच्चों को, जो फ्रेश जूसेस हैं वो उन्हें दें। इस तरह जो भी जो चीज़ें हैं जो हेल्दी बच्चों के लिए हैं वो काइंडली उन बच्चों को दें, ना कि इस बात पे फोकस ना करें कि बच्चा ये चीज़ मांग रहा है। उन्हें बच्चों को बताएं कि ये चीज़ आपके लिए हेल्दी है, ये हेल्दी चीज़ नहीं है। ज़ारा, आपका अपना जो एक्सपीरियंस रहा है टाइक्वांडो सीखने का, कैसा रहा है? मज़ा आता है, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जब हम ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हम इस ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं आपको पता ही है, किडनैपिंग केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, रेप केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हमने ये ट्रेनिंग ली हुई है तो हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। प्रोफेशनली परस्यू करोगे? जी करूँगी। करोगे इंशाल्लाह। कितना टाइम अपनी डेली रूटीन में से निकालते हो टाइक्वांडो के लिए? 2 घंटे रोज़ की प्रैक्टिस के लिए मैं रोज़ निकालती हूँ। उसके अलावा कोई ऐसी हैबिट्स हैं जो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप डेवलप कर लेते हो, जो कि शायद आम बच्चे जो कि नहीं स्पोर्ट्स को परस्यू करते, उनकी और आपकी हैबिट्स और डेली रूटीन में क्या फ़र्क होता है? मेरी डेली रूटीन में ये फ़र्क है कि दूसरे बच्चों की निस्बत कि मैं जब अपनी इस ट्रेनिंग को 2 घंटे देती हूँ, उसके अलावा मैं अपनी पंच प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। और जो भी जब मुझे फ्री टाइम होता है तो मैं अपनी बाकी हॉबीज़ को करने के बाद मैं पंच पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। और क्या हॉबीज़ हैं आपकी? स्केचिंग मेरी हॉबी है, और फ्री टाइम में मैं अपने मेकअप पे फोकस करती हूँ, मेकअप न्यूट्रिशन को की भी ट्रेनिंग शौक? पे। अच्छा अच्छा, सही हो। गुफरान,
फिटनेस पे फोकस ऑफ कोर्स होना चाहिए। कहाँ पर अगर हम ऑनलाइन बड़ी डाइट्स देखते हैं और कीटो डाइट जिस तरह से हो गई, प्रोटीन स्पेसिफिक डाइट्स होती हैं, एक्चुअली में अगर आप फिटनेस की तरफ आना चाह रहे हैं तो आपका बिगनिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? जो मेन पॉइंट है, सबसे पहले आप जो न्यूट्रिशन है, किसी जो सर्टिफाइड न्यूट्रिशन है, आप उसके साथ से मिलें जाके, ताकि वो आपकी बॉडी को असेसमेंट करे पहले कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है, क्या आपको मिलना चाहिए और किस चीज़ की किस चीज़ से आपको रोकना है। अब जो कीटो डाइट है या कोई भी ऑनलाइन डाइट है, उन्हें ये नहीं पता कि आपकी बॉडी को कौन से मिनरल्स चाहिए, कौन से आपकी बॉडी में फ़ैट कितना है, उसे हमने क्या है, आपकी हार्ट रेट कितना है, हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, आप क्या चीज़ ले रही हैं, आपकी क्या डाइट प्लान है। वो उन्होंने एक स्पेसिफिक चीज़ बनाई हुई है, वो सभी के लिए सेम है। तो वो मेरी समझ में नहीं आती वो चीज़, जो मतलब ठीक है, कहीं ना कुछ उसका बेनिफिट बिल्कुल नॉमिनल सा होगा, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म नहीं आप उसे लेके चल सकते। ऑल्सो गुफरान, आप टोटल अगर मैं बात करूँ 14 गोल्ड मेडल्स, 10 सिल्वर मेडल्स और 18 ब्रॉन्ज मेडल्स आप इंटरनेशनल, नेशनल एंड इंटर यूनिवर्सिटी टाइक्वांडो इवेंट्स में जीत चुके हैं। अकम्पलिशमेंट्स अपनी देखते हुए आगे का क्या प्लान है? आगे इन फ्यूचर एज ए ट्रेनर मैं ऐसे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए जो मतलब जो हमारे प्लेयर्स हैं ना, उनकी लाइफ इतनी सिक्योर नहीं है। ठीक है, मतलब एज ए ट्रेनर अब मैं साथ साथ कंपटीशन भी खेल रहा हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो ट्रेनिंग पे है, ट्रेनर हूँ। क्योंकि मैं ट्रेनर रह के, क्योंकि अपना सर्कल जो है वो अपना मतलब बजट भी देखना है, फैमिली को भी सपोर्ट करना है, तो उसके लिए जो मेन चीज़ है वो एज ए ट्रेनिंग से, जो ट्रेनिंग मैं करवाता हूँ उससे मेरी अर्निंग ज़्यादा है। ठीक है, जो मेरा पैशन, ठीक है पैशन है मेरा, मतलब गेम को कंटिन्यू करना है, मेडल्स विन करनी है। एक हर किसी का एक लेवल होता है, उसका एक होता है, एक माइंड सेट होता है, जी मैंने ये लेवल अचीव करना है। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो लेवल अचीव कर लिया है। ठीक है, मतलब एक हाई लेवल है, उसे जाके टर्न करके विन करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तरफ से कि जी मैंने अपना जो हक है वो अदा कर दी है। अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने जो मुझे मुश्किलात आई हैं, वो नेक्स्ट जो जनरेशन आगे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, उन तक ना आए। मतलब इस टाइम मेरे तकरीबन 3000 प्लस स्टूडेंट्स हैं फैसलाबाद में, जिन्हें मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। अगर कोई भी बच्चा मतलब वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो उसके इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, मैं फिर उन्हें सपोर्ट करता हूँ। इवन एक मैंने क्लब बनाया हुआ है, उसमें जो बच्चे अफोर्डेबल नहीं हैं उनकी फ़ीस भी नहीं मैं चार्ज कर रहा, उन्हें यूनिफॉर्म भी अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस तरह भी बच्चों को हम लेके साथ साथ जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लीड क्लास है वो पे कर रहे हैं, ठीक है, उनका वो लेवल है, उनकी ट्रेनिंग भी उस लेवल पे जाके हो रही है। लेकिन ट्रेनिंग में जो अपर लेवल है और लोअर जो लेवल है, उनकी ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ट्रेनिंग है, सिर्फ जस्ट इन्वायरमेंट का थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है कि एक जो लीड क्लास है वो एयर कंडीशन में और हाई फाई इन्वायरमेंट में कर रहा है, और जो दूसरे बच्चे हैं वो एक मिडल एरिया में और कारपेट क्लीन आप उसे कह सकते हैं, उसके ऊपर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ज़ारा, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है जी, कहाँ पे स्कूल की तरफ से सपोर्ट मिला, टीचर्स की तरफ से सपोर्ट मिला, और कहाँ पे नहीं मिला? मुझे टीचर्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला, फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिला है। टीचर्स कहते थे कि ज़्यादा स्टडी पे फोकस करो, मतलब ये स्पोर्ट्स में आपने नहीं जाना, छोड़ दो इसको। तो मैंने टीचर्स की बात को नहीं सुना, मुझे इसको करने का शौक़ था, तो मैंने अपना शौक़ देखा, स्टडी भी साथ साथ कंटिन्यू की है, और फिर मैंने टीचर्स को नहीं देखा, अपनी फैमिली ने मेरी ने इजाज़त दी है, तो मैं इस फील्ड में आ गई। पर बहुत सारी बच्चियां जिनको आज भी इजाज़त नहीं मिलती है, और स्कूल की तरफ से प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर व्हाटएवर, उनको क्या कहोगे आप? उनको मैं यही कहूँगी कि आप बच्चों को जाने दें इस फील्ड में, जो बच्चे का शौक़ होता है उसको वो शौक़ करने दें, क्योंकि अगर हम बच्चों को प्रेशराइज करते हैं तो बच्चा ना आपका शौक़ पूरा कर पाता है और ना अपना शौक़ पूरा कर पाता, वो किसी मतलब एंगल में नहीं रहता। तो जिस तरफ बच्चे का फोकस होता है उसको उसी फील्ड में जाने देना चाहिए, ऐसे फिर बच्चा कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव कर जाता है। इंटर स्कूल कंपटीशन जब आपने जीता, क्या फीलिंग्स थे उसमें? मैंने सोचा नहीं था कि मैं विन करूंगी, बट सर की बहुत अच्छी ट्रेनिंग की वजह से मैं वो विन कर गई। मज़ा आया? जी बहुत आया। प्राउड फील हुआ? बहुत ज़्यादा। पेरेंट्स प्राउड थे? जी करते हैं। कोई गिफ्ट मिला? जी मैंने पापा से बोला कि मुझे गिफ्ट चाहिए, तो पापा कहते क्या चाहिए अभी, तो अभी तो मेरे पास सब कुछ है। फिर जब मैंने बोला कि मुझे जिस चीज़ की कमी फील होगी, मतलब अगर आपको
पूछा जा रहा हो आपको क्या चाहिए, कुछ सोच सकते थे। नहीं, अभी भी वो है, तो मैंने बोला कि जब मुझे कुछ चाहिए होगा, जिस चीज़ की मतलब कमी वो होगी, पेंडिंग में चला गया जी, तो वो फिर मैं तब आपको बता दूंगी। तो फिर पापा कहते ठीक है। बिल्कुल। और जी ऑफ कोर्स आपको पता है कि फैसलाबाद के टैलेंट को आगे लेकर आना हमेशा हमारे शो का और सिटी 41 का हमेशा ये मकसद रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान आज हमें ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको भी, आपके स्टूडेंट्स को भी, जहरा आपको भी, एंड ऑफ कोर्स मिनाहिल एंड फिजा जो कि बैक स्टेज अब मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई एम रियली होपिंग कि और लड़कियों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी आगे आके अपने पैशंस को परस्यू करने की। यहाँ पे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।